हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई एम खुशहाल पाठक और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू एंजॉय माय वीडियोस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो बिना किसी डिले के लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की। तो बेसिकली वो क्या है? ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे रिसर्चर्स किसी प्रॉब्लम या परेशानी का अध्ययन करते हैं। तो क्या चीज़ है ये? ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे रिसर्चर्स किसी प्रॉब्लम या प्रश्न का, हम कह सकते हैं परेशानी ना कह सकते हैं, प्रश्न का अध्ययन करते हैं। ये एक तरह का रोड मैप होता है। एक तरह का क्या होता है? रोड मैप होता है रिसर्च करने के लिए, जो आपको इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न चरणों से ले जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड हो, रिलायबल हो और वैलिड हो। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एक सुनिश्चित करता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो क्या हो? स्ट्रक्चर्ड हो, रिलायबल हो और वैलिड हो। जब हम किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह के डेटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे उसका एनालाइज करेंगे या एनालिसिस करेंगे और कैसे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालेंगे इसका। ठीक, तो ये मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव हो सकती है जिसमें डीप इंसाइट्स और समझ को महत्व दिया जाता है, या क्वांटिटेटिव जिसमें न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर फोकस किया जाता है। इसमें वेरियस मेथड्स और टेक्निक का यूज होता है, जैसे सर्वेस हो गया, इंटरव्यूज हो गया, केस स्टडीज हो गया और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। हर एक मेथड का अपना महत्व और उपयोगिता होती है और ये डिपेंड करता है रिसर्च के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव पर। तो अगर इस चीज को समराइज किया जाए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का, जो इंश्योर करता है कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी हो और जो फाइंडिंग्स आएंगी वो वैलिड हो और रिलायबल हो। ये एक तरह से रिसर्च को डायरेक्शन देता है और उसके क्रेडिबिलिटी को बनाने या बनाए रखता है। तो ये था हमारा कि ये होता क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला है कि हमें डिफाइन करना है, यानी कि ये रिसर्च का क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को। तो जैसे किसी यात्रा से पहले आपको अपनी मंजिल का फैसला करना होता है, वैसे ही रिसर्च शुरू करने से पहले आपको ये साफ तौर पर बताना होता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ एक बार। जैसे कि हमें कहीं जाना होता है तो हमें पता होता है ना कि हमें करना क्या है। वैसे ही यही है कि आपको अगर रिसर्च शुरू करना है तो उससे पहले साफ तौर पर ये आपको बताना होता है कि आप क्या जानना चाहते हैं रिसर्च से। रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना यानी शोध प्रश्न की परिभाषा रिसर्च प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये क्वेश्चन आपकी प्योर रिसर्च प्रोजेक्ट को, या फिर कह सकते हो कि आपके पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को डायरेक्शन देता है। एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन स्पेसिफिक, क्लियर और फोकस होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक जो अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होता है वो क्या होना चाहिए? एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक क्लियर होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको किस टाइप का डेटा कलेक्ट करना है। पहला तो कि हमें किस टाइप का हमें क्या करना है? डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह के मेथड्स का यूज करना है और किस तरह के एनालिसिस की जरूरत होगी। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है? किस तरह के मेथड का यूज करना है, किस तरह का डेटा चाहिए, किस तरीके के एनालिसिस की जरूरत होगी। एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन आपको आपको गाइड करता है कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन की तलाश है और आपका रिसर्च किस दिशा में या किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो उदाहरण के लिए, यानी फॉर एग्जांपल,
अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर आप क्या है एक इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है या इन्वायरमेंटल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के करंट ट्रेंड्स का अर्बन एरियाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टॉपिक ले लिया है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ करंट ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स ऑन अर्बन एरियाज। तो इस तरह का जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है और आपकी रिसर्च को फोकस रखता है। तो अगर इसको समअप किया जाए कि रिसर्च क्वेश्चन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये आपके रिसर्च को सही पाथ पर ले जाता है और इंश्योर करता है कि आपको जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आप जो भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वो रेलेवेंट और यूजफुल है। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं लिटरेचर रिव्यू की। तो अपनी रिसर्च को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लिटरेचर रिव्यू यानी साहित्य समीक्षा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं साहित्य समीक्षा। रिसर्च प्रोसेस का एक क्रुशियल पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें हम सबसे पहले या इसमें हम पहले से की गई जो रिसर्चेज होती है, तो पहले हमसे जो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले भी किसी ने रिसर्च करा होगा इस पे। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पहले से की गई रिसर्चेस और स्टडीज को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी यात्रा को शुरू करने से पहले हम मैप चेक करते हैं। ये स्टेप्स आपको बताता है कि आपके रिसर्च एरिया में अब तक क्या क्या खोज की गई है और क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं। तो इस प्रोसेस में आपको रेलेवेंट आर्टिकल्स, बुक्स, जर्नल्स और दूसरे सोर्सेज को पढ़ना होता है जो आपके रिसर्च टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपके टॉपिक पर पहले क्या क्या काम हुआ है, क्या गैप्स हैं जो जो अभी भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। मेन जो आपकी गैप्स हैं जो आपको जो हम एक्सप्लोर करेंगे आगे। तो पहला क्या है कि इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके टॉपिक पर पहले क्या क्या काम हुआ है, क्या गैप्स हैं जो अभी भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, और किस तरह के मेथोडोलॉजीज और थ्योरीज का यूज किया गया है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू करने का एक और फायदा है, वो ये है कि इससे आपको नए आइडियाज मिलते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है और गहरी होती है, और आप अवॉइड करते हैं वही गलतियां जो मतलब दूसरों ने करी है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि वही गलतियां दोहराएं। हम क्या कह सकते हैं इसको, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम वो गलतियां मतलब दोहराते नहीं है जो पहले रिसर्चर ने की थी। ये आपके रिसर्च को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है और आपको गाइड करता है कि आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि लिटरेचर रिव्यू एक तरीके का होमवर्क है जो हर रिसर्चर्स को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले करना चाहिए। ये आपको एक्साइटिंग नॉलेज से फैमिलाइज करता है और आपको रिसर्च को, आपकी जो रिसर्च है उसको सही कॉन्टेक्स्ट और डायरेक्शन देता है। ओके, तो अगला देख लेते हैं कि चूजिंग अ रिसर्च डिजाइन, यानी रिसर्च करने के कई तरीके होते हैं। तो डिजाइन के बारे में देखते हैं। तो रिसर्च डिजाइन चूज करना यानी शोध डिजाइन का चयन करना, शोध डिजाइन का चयन करना। थोड़ा सा हिंदी देख लेना मेरी। ये डिसाइड करता है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढेंगे। हर डिजाइन का अपना यूनिक अप्रोच होता है। तो आइए देखते हैं कुछ कॉमन रिसर्च डिजाइंस। तो सबसे पहला जो कॉमन रिसर्च डिजाइन है वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। किसी चीज का दूसरा पर असर देखना, किसी चीज का दूसरे पर असर देखना। इस डिजाइन में रिसर्चर्स एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसका दूसरे वेरिएबल पर क्या असर पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल साइंस एक्सपेरिमेंट जहां एक केमिकल को दूसरे के साथ मिक्स करके रिएक्शन देखा जाता है, वो केमिस्ट्री हो गया। तो ये डिजाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाने में मदद करता है। दूसरा हो गया जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, जो हो रहा है उसका
वैसे ही वर्णन करना। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन मतलब फिर से बताता हूँ, जो हो रहा है उसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्चर्स किसी फिनोमेना या कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसका वर्णन करते हैं बिना किसी मैनिपुलेशन के, एज इट इज, कि क्या हो रहा है करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सोशियोलॉजिस्ट जो किसी कम्युनिटी के डेली लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसके बारे में वो एग्जैक्टली बताएगा कि क्या चीज हो रही है सोसाइटी में या कम्युनिटी में, क्या हो रहा है। ये डिजाइन हमें सिचुएशन या बिहेवियर्स को बेटर समझने में मदद करता है। अगला है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। ठीक, अब ये क्या है, जब किसी टॉपिक पर पहले ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है तब एक्सप्लोरेटरी डिजाइन का यूज होता है। इसमें रिसर्चर्स ओपन एंडेड, इसमें रिसर्चर्स क्या करते हैं, ओपन एंडेड अप्रोच यूज लेते हैं। फिर सुनिएगा, इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओपन एंडेड अप्रोच लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। ये डिजाइन नए आइडियाज और थ्योरी डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। हर डिजाइन का अपना एक महत्व होता है और इसकी उपयोगिता होती है, हर एक डिजाइन के अपना एक यूज होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स पर। सही डिजाइन चूज करना आपके रिसर्च को सही डायरेक्शन और डेप्थ देता है। ये रीजन आपके रिसर्च के आउटकम्स और वैलिडिटी पर भी असर डालता है। किस पर डालता है, ये आपका डिसीजन है कि आपको कौन सा चॉइस करना है। ये आपके रिसर्च के आउटकम्स और वैलिडिटी पर भी असर डालता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्टिंग रिसर्च मेथड की, यानी कि डेटा इकट्ठा करने का तरीका चुनना। रिसर्च मेथड सेलेक्ट करना यानी शोध विधि का चयन, यह तय करता है कि आप अपने डेटा को कैसे एकत्रित करेंगे। हर मेथड का अपना यूनिक वे होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का। आइए देखते हैं कुछ कॉमन रिसर्च मेथड्स। तो पहला इसमें है हमारे पास सर्वेस। ठीक, यानी प्रश्नावली द्वारा जानकारी इकट्ठा करना। अब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक कॉमन की रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है क्या है, क्योंकि रिसर्च हम किसी प्रोडक्ट पे कर सकते हैं, किसी हम पॉपुलेशन पे भी कर सकते हैं रिसर्च। तो एक तरह से ये कॉमन है कि ये होता है क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बस सर्वेस की। तो सर्वेस में रिसर्चर्स प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर्स का यूज करते हैं, जिसमें सवाल होते हैं और पार्टिसिपेंट्स उनका जवाब देते हैं। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब आपको बड़ी संख्या में लोगों से डेटा कलेक्ट करना हो। सर्वे ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन, दोनों तरीके से किया जा सकता है। इंटरव्यूज यानी कि व्यक्तिगत बातचीत द्वारा जानकारी इकट्ठा करना। इंटरव्यूज में रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट के बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है। इस मेथड से डीप इंसाइट्स और डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, यानी प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं इसमें पहले से ही, या फिर अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, ओपन एंडेड कन्वर्सेशन। तो जो इसमें क्वेश्चन होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि प्री डिफाइंड क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि ओपन एंडेड कन्वर्सेशन। ये कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तीसरा है यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स का। तो एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग द्वारा डेटा इकट्ठा करना। तो एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स कुछ कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि इसका वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ता है। ये मेथड साइंटिफिक स्टडीज में ज्यादा कॉमन है, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट्स में। ओके, तो अगला देख लेते हैं, हमारा जो है ऑब्जर्वेशन है, यानी देख रेख द्वारा जानकारी इकट्ठा करना। इस मेथड में रिसर्चर्स किसी फिनोमेना या बिहेवियर को नेचुरली अकरिंग सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम सोलर पैनल की बात करते हैं, तो सोलर हमने क्या करा, बाहर लगा दिया सोलर पैनल, और उस समय रीडिंग ले रहे हैं कि सोलर पैनल कितनी इकट्ठा कर रहा है, हीट कितनी लाइट इकट्ठा कर रहा है। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, फिनोमेना में एक नेचुरली अकरिंग सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब आपको लोगों के नेचुरल बिहेवियर
या फिर लोगों की बात कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैं सोलर की बात कर रहा था, सोलर पैनल की, या फिर किसी भी सामान की, आपको नेचुरल बिहेवियर को समझना है बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। ठीक, हर मेथड का अपना एक फायदा और लिमिटेशन होता है, तो हर एक का अपना प्रोज एंड कॉन्स है यहाँ पे। सही मेथड का चुनाव आपके रिसर्च क्वेश्चंस, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज और आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। ये डिसीजन आपके डेटा की क्वालिटी और आपके रिसर्च के ओवरऑल सक्सेस पर भी असर डालता है। ठीक, तो बात करें सैम्पलिंग की, यानी कि कौन या क्या स्टडी किया जाएगा, इसका फैसला कैसे करेंगे हम लोग, हमें क्या स्टडी करना है और क्या स्टडी करना है, इसका फैसला हमारे सैम्पलिंग से होता है। यानी सैम्पलिंग मतलब क्या हो गया आपका, एक चुनाव करना, यानी चयन करना, नमूना चयन करना। इसका मतलब है कि ये डिसाइड करना कि आप अपने रिसर्च में कौन या क्या स्टडी करेंगे। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हर किसी का हर चीज़ को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम एक सैंपल चूज़ करते हैं जो हमारे लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन एग्जांपल मैंने लिखा था, पीडीएफ मैंने पीपीटी बनाई थी। पॉपुलेशन मतलब आप एक प्रोडक्ट को ले सकते हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स हम सैंपल निकाल रहे हैं। तो अब ये समझिए कि पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन ऑफ पीपल, पॉपुलेशन ऑफ जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक, जो मतलब जब भी मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो वहाँ पे इंटायर ग्रुप की बात होगी, सैंपल की बात करूंगा तो उस पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल निकाला है, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव निकाला है। तो ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं फिर से कि हमें क्या स्टडी करना है, कौन सा पार्ट स्टडी करना है, ये आपका सैंपलिंग के थ्रू होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि अब इसमें क्या है कि अब इसमें पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन हो गई, एक सैंपल हो गया हमारे पास। ठीक, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हर कि हम ना हर चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल चूज़ करते हैं जो हमारी लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो पॉपुलेशन या फिर सैंपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, यानी कि बिल्कुल ग्रुप में, वो एंटायर ग्रुप होता है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं। सैंपल यानी नमूना, वो छोटा ग्रुप होता है जो इस बड़ी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, हमने मतलब क्या कर दिया, हमने छाँट लिया उसमें से कुछ, जैसे हमने हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स छाँट लिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे हम रिसर्च नहीं कर सकते थे उसपे। तो हमने, हमारे पास 100 प्रोडक्ट थे मान लो, उससे हमने 10 निकाल लिए कि हम 10 पे इस पे हम रिसर्च करेंगे। दूसरा क्या है, सैंपल सिलेक्शन। तो सैंपल को सिलेक्ट करते वक्त ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो पॉपुलेशन के डाइवर्स एस्पेक्ट को कवर करे। ठीक, इसका मतलब है कि सैंपल में अलग अलग प्रकार के लोग या चीजें होनी चाहिए ताकि रिसर्च के रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट और जनरलाइजेबल हो। ठीक, अब बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड्स की। तो कुछ सैम्पलिंग मेथड्स हैं जैसे रैंडम सैम्पलिंग, या हर मेंबर के सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है। ठीक, पहला क्या है हमारे पास, रैंडम सैम्पलिंग है, या हर मेंबर के सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है, या स्ट्रेटिफाइड, वैसे वर्ड सुनेगा यहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जहाँ पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर ग्रुप से मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, और क्या होता है हमारे पास इसमें, पर्पसफुल सैम्पलिंग भी एक मेथड है जहां स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर मेंबर चूज किए जाते हैं। सैंपल साइज की बात करा जाए, यानी कि नमूने का आकार भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बड़ा सैंपल साइज ज्यादा रिलायबल रिजल्ट देता है हमें, लेकिन ये ज्यादा रिसोर्सेज और टाइम भी कंज्यूम कर सकता है। तो एक समराइज कर लेते हैं इसको कि सैंपलिंग क्या है, एक क्रिटिकल स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में। सही सैंपल सिलेक्शन से आपके रिसर्च के रिजल्ट में ज्यादा वैलिड और क्रेडिबल होते हैं। जो आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा क्रेडिबल होता है सैम्पलिंग सैम्पलिंग अगर हमने सही से करी हो। ये इंश्योर करता है कि आपके फाइंडिंग लार्जर पॉपुलेशन के लिए रेलिवेंट और एप्लीकेबल हो सके। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पे।
तो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस रिसर्च प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें आपको पहले जरूरी जानकारी इकट्ठी करनी होती है और फिर उसका अध्ययन करके अपने रिसर्च प्रश्न यानी कि जो क्वेश्चन है के उत्तर ढूंढने होते हैं, उसके आंसर ढूंढने होते हैं आपको। ये प्रोसेस आपके रिसर्च के प्रकार पर निर्भर निर्भर करता है कि आपका रिसर्च किस टाइप का रिसर्च है। तो इसमें जो हमारे पास पहला टाइप है वो है डेटा कलेक्शन। यानी डेटा कलेक्शन मतलब है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है इकट्ठा करना जो आपके रिसर्च क्वेश्चन से जुड़ी हुई हो। इसमें सर्वेस, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट जैसे मेथड्स का यूज किया जा सकता है। डेटा क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, अभी दो तरीके हो गए हमारे पास, डेटा क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया। तो दोनों हो सकते हैं हमारे पास। ठीक, क्या हो सकता है, डेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव भी हो सकता है। डेटा एनालिसिस की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डेटा एनालिसिस में आप जो डेटा इकट्ठा किया है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, जो भी हमने डेटा को किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली। अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है तो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव है तो थीमेटिक एनालिसिस का, कंटेंट एनालिसिस जैसे मेथड्स का यूज किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? अगर आपका डेटा क्या है, क्वालिटेटिव है, तो थीमेटिक एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस जैसे मेथड का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। थीमेटिक एनालिसिस या फिर कंटेंट एनालिसिस का यूज किया जा सकता है, जहां पैटर्न्स, थीम्स और मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आजकल जो है डेटा एनालिसिस के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैटलैब हो गया आपका, जैसे कि आर लैंग्वेज हो गई आपके, पाइथन लैंग्वेज हो गई आपके पास, जो आगे प्रोसेस को आसान और एफिशिएंट बनाता है। ये टूल्स आपको कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को हैंडल करने, विजुअलाइज करने और इन डेप्थ एनालिसिस करने में मदद करता है। किस किस में मदद करता है आपका ये? पहले तो आपका ये कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को हैंडल करता है, आपको विजुअलाइज कराता है मैप के थ्रू, मतलब ग्राफ के थ्रू आपको ये, और इन डेप्थ एनालिसिस करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं रिजल्ट को इंटरप्रेट करने की। तो एनालिसिस के बाद आपको अपने फाइंडिंग्स को इंटरप्ट करना होता है, यानी उनका अर्थ निकालना होता है। ये स्टेप्स आपको बताता है कि आपके डेटा ने, या ये कह सकते हैं ये स्टेप आपको बताता है कि आपके डेटा ने आपके रिसर्च क्वेश्चंस का क्या जवाब दिया है। इससे आपके स्टडी को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में क्या इम्प्लीकेशन है वो पता चलता है। इसको अगर हम समराइज किया जाए तो टू सम अप, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस रिसर्च प्रोसेस के कोर एलिमेंट्स होते हैं। ये स्टेप्स आपको आपके रिसर्च क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं और आपके फाइंडिंग्स को वैलिड और रिलायबल बनाते हैं। अब बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शोध में नैतिकता का ध्यान रखना। तो रिसर्च में एथिक्स यानी शोध में नैतिकता का मतलब है कि आपका रिसर्च ऐसे तरीके से किया जाए जो पार्टिसिपेंट्स के प्रति रिस्पेक्टफुल हो, ठीक, और फेयर हो एक टाइप से। ठीक है, दो पॉइंट याद रखना है अगर हम एथिक्स की बात करेंगे। तो अगर हम पॉपुलेशन यानी प्रोडक्ट्स यानी किसी बात करें जाए, तो पहली बात तो अगर मैं आपको पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक तो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए हमारा ये, और दूसरा अगर मैं प्रोडक्ट्स या किसी बात करूँ तो फेयर होना चाहिए आपका ये। ठीक, ये सुनिश्चित करता है कि रिसर्च प्रोसेस किसी भी तरह से पार्टिसिपेंट को नुकसान ना पहुंचाए और उनके राइट्स का सम्मान करे। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट को रिसर्च में इन्वॉल्व करने से पहले ही उन्हें रिसर्च के पर्पस, प्रोसेस और किसी भी पोटेंशियल रिस्क के बारे में
पूरी तरह से इन्फॉर्म करना होता है, ठीक। उनके एक इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, ठीक। उन्हें हम क्या करते हैं, एक इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से रिसर्च में भाग लेने का फैसला किया। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की, यानी पार्टिसिपेंट जो है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो डेटा को एनोनिमस हमें रखना होता है यहाँ पे, यानी पार्टिसिपेंट की पहचान को छुपा के रखा जा सके, ठीक। अवॉइडिंग हार्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि रिसर्च प्रोसेस में किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल हार्म पार्टिसिपेंट्स को नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर रिसर्च अगर रिसर्च से किसी तरह का रिस्क हो सकता है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और मिटिगेशन प्लान होना चाहिए। फेयरनेस एंड इक्विटी की बात कर लेते हैं। ओके, अभी और है, फेयरनेस एंड इक्विटी की बात कर लेते हैं। सभी पार्टिसिपेंट के साथ निष्पक्ष और एक समान व्यवहार होना चाहिए, मतलब, ठीक। यानी निष्पक्ष होना चाहिए और समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी भी तरह का बायस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी एथिक्स, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो एथिक्स में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो पता होने चाहिए, मतलब बेसिक। डेटा इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिसर्च डेटा को ऑनेस्टली और एक्यूरेटली हैंडल करना चाहिए हमें। किसी भी तरह का डेटा मैनिपुलेशन या मिसरिप्रेजेंटिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लीगल कंप्लाइंस की बात कर लेते हैं। तो रिसर्च को कंडक्ट करते वक्त रेलिवेंट लीगल और रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है यहाँ पे। तो एथिक्स इन रिसर्च ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के अधिकारों का सम्मान करता है, बल्कि रिसर्च के फाइंडिंग्स को भी वैलिड और ट्रस्टवर्दी बनाता है। एथिकल रिसर्च का मतलब है कि आपकी स्टडी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल और बेनिफिशियल है। बहुत जरूरी है पॉइंट, दोबारा से बोलता हूँ मैं, वो है कि हमारा जो रिसर्च है उससे ये पर हमने अगर ये चीज़ फॉलो कर रखी है पूरा एथिकल अपना, तो ये क्या है, इससे पता चलता है कि हमारा जो एथिकल रिसर्च है, यानी हमारा जो रिसर्च है वो हमारी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल और बेनिफिशियल है। ओके, तो अगली बात कर लेते हैं, राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, यानी अपने फाइंडिंग्स को दूसरों के साथ साफ तरीके से बताना है, दूसरों को साफ तरीके से हमें बताना है। रिसर्च रिपोर्ट लिखना यानी शोध रिपोर्ट लेखन का मतलब है अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को दूसरों के साथ एक क्लियर और ऑर्गेनाइज तरीके से शेयर करना। ये रिपोर्ट आपके पूरी रिसर्च प्रोसेस और उसके आउटकम्स को दर्शाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल होने चाहिए। तो सबसे पहला इसमें इंट्रोडक्शन होता है हमारे पास। इंट्रोडक्शन में आपको रिसर्च और टॉपिक, उसके इंपॉर्टेंस को इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक। यहाँ आप रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स को भी डिफाइन करते हैं। दूसरा दूसरा हमारा होता है इसमें लिटरेचर रिव्यू। इस सेक्शन में आपको एग्जिस्टिंग रिसर्च और थ्योरीज को समराइज करना होता है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ये आपके रिसर्च को ब्रॉडर एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में सेट करता है। अगला मेथोडोलॉजी, यहाँ आपको डिटेल में बताना होता है कि आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया है और एनालाइज किया है। इसमें रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग मेथड्स, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स और एनालिसिस मेथड शामिल होते हैं। रिजल्ट सेक्शन में आपको अपने डेटा एनालिसिस के फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना होता है। इसमें टेबल्स, ग्राफ्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जा सकता है ताकि डेटा को और क्लियरली समझा जा सके। डिस्कशन में आपको अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना होता है और उनका मीनिंग समझाना होता है। यहाँ आपको ये भी बताना होता है कि आपके फाइंडिंग्स एग्जिस्टिंग लिटरेचर और थ्योरीज के साथ कैसे फिट बैठेंगे। कंक्लूजन में आपको अपने रिसर्च के मेन फाइंडिंग्स को समराइज करना होता है। यहाँ आप फ्यूचर रिसर्च के लिए सजेशन भी दे सकते हैं। रेफरेंसेस में हर एक सोर्स को जो आपने अपने रिसर्च में यूज किया है उसका प्रॉपर साइटेशन देना होता है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर साइटेशन देना जरूरी है कि आपने कहाँ से इसका यूज किया है, कहाँ से हमने उठाया है कंटेंट।
अपेंडिसेस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेटा है या मटेरियल है जो रिपोर्ट के मेन बॉडी में फिट नहीं होते हैं, तो आप उन्हें अपेंडिसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। ये लास्ट में होता है आपका। रिसर्च रिपोर्ट लिखना एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जो सारे स्टेप अपने में इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये आपके रिसर्च वर्क को दूसरों तक पहुंचाता है। ये रिपोर्ट आपके रिसर्च को वैलिडेट करता है और एकेडमिक या प्रोफेशनल कम्युनिटी में आपके काम को रिकॉग्नाइज कराने का एक मीडियम बनता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसका एक बार इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध पद्धति का महत्व रिसर्च प्रोसेस में बहुत अधिक होता है। सही मेथोडोलॉजी का यूज करके आप अपने रिसर्च फाइंडिंग को और भी अधिक एक्यूरेट और रिलायबल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे पास, जैसे कि एक्यूरेसी यानी कि सही रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज करके आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके रिसर्च फाइंडिंग्स एक्यूरेट हों और रिलायबल हो। तो एक्यूरेसी मतलब क्या है? सही और रिलायबल, यानी विश्वसनीय। हम हिंदी में बोल सकते हैं तो विश्वसनीय यानी रिलायबल। ये आपको गलत कंक्लूजन से बचाता है और आपको यानी आपके डेटा का सही इंटरप्रिटेशन सुनिश्चित करता है। दूसरा है आपका क्रेडिबिलिटी यानी विश्वास और मान्यता। जब आपका रिकॉग्नाइज और स्टैंडर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी का जब आप इसका पालन करते हैं, अगर आप सही से पालन करते हैं चीज का, तो इससे आपके काम को और अधिक क्रेडिबिलिटी मिलती है यानी मान्यता मिलती है। इससे आपके रिसर्च को एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्कल में ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका, इससे आपके रिसर्च एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्कल्स में ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। अगला क्या है? कंपेरेबिलिटी यानी तुलनात्मक अध्ययन को बोलते हैं। स्टैंडर्ड मेथड का यूज करने से दूसरे रिसर्चर्स आपके काम को सिमिलर स्टडीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं, ये कंपेरेबिलिटी आपके रिसर्च को ब्रॉडर एकेडमिक डिस्कोर्स में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बनाता है। ठीक है, ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अगला है आपका एथिकल कंसिडरेशन यानी नैतिकता की बात भी कर लेते हैं इसमें। इस पॉइंट में आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पॉइंट लिखे थे आपके, लेकिन इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। पहला एक्यूरेसी हो गया, दूसरा क्रेडिबिलिटी हो गया, कंपेरेबिलिटी हो गया, चौथे में आते हैं जो कि आपका क्या है? एथिकल कंसिडरेशन। तो सही मेथोडोलॉजी का यूज करके आप ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आपके रिसर्च में एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया है। ये पार्टिसिपेंट्स के राइट्स और वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं जनरलाइजेबिलिटी यानी व्यापक प्रभाव। अगर आपका मेथोडोलॉजी रोबस्ट और वेल डिफाइंड है, तो आपके फाइंडिंग्स को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जा सकता है। इससे आपके रिसर्च का इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यानी बढ़ जाता है। अभी तो समराइज करते हैं जो अभी तक मैंने आपसे बोला है इसमें। तो क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी का सही यूज ना सिर्फ आपके रिसर्च को एक्यूरेट और क्रेडिबल बनाता है, बल्कि ये आपके फाइंडिंग्स को ज्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल भी बनाता है। ये आपके रिसर्च को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है और इससे आपके काम की क्वालिटी और सिग्निफिकेंस दोनों बढ़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, एक उदाहरण के लिए हम क्या ले रहे हैं? ऑनलाइन लर्निंग और स्टूडेंट परफॉर्मेंस का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ठीक है, तो मान लीजिए कि आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालता है। एक ऐसे ही रैंडम टॉपिक मान लेते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज या ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालता है, या एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है कि आप इस अप्रोच को कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे अपना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? रिसर्च क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि क्या मतलब क्वेश्चन क्या है? ये क्या ऑनलाइन लर्निंग मैथमेटिक्स, एक सिंपल एग्जांपल मैथमेटिक्स का ले रहा हूँ पे मैं, कि क्या ऑनलाइन लर्निंग मैथमेटिक्स में स्टूडेंट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है?
कि अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स तो क्या वो अच्छे बनेंगे? और तो आपका जो मेन फोकस है यहाँ पे वो ये है कि ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस ट्रेडिशनल क्लासरूम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से बेहतर है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि आप कंपेयर कर रहे हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ऑनलाइन लर्निंग पर की गई एक्सिस्टिंग स्टडी को देखना है पहले हमें यहाँ पे। यहाँ आपको पहले से की गई रिसर्चेस और उनके फाइंडिंग को समझना होगा, जिससे आपको ऑनलाइन लर्निंग के इम्पैक्ट के बारे में एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मिलेगा। रिसर्च डिजाइन की बात कर लेते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का चयन। आपका यानी आप एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चूज करेंगे जहां आप ऑनलाइन लर्निंग वाले स्टूडेंट्स और ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। रिसर्च मेथड की बात कर लेते हैं, यानी सर्वेज और टेस्ट स्कोर का यूज करना इसमें हम बोलते हैं। डेटा गैदर करने के लिए आप सर्वेज और स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर का यूज करेंगे। सर्वे से आप स्टूडेंट्स की ओपिनियन और एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं और टेस्ट स्कोर से उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का पता चलता है। सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। वही चीज हम पहले हमने करा था, उस चीज को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। सैम्पलिंग की बात करते हैं यहाँ पे, यानी अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट का चयन। आप अलग अलग स्कूल के एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि आपके सैंपल में वैरायटी मतलब आपके सैंपल में क्या हो, वैरायटी हो और फाइंडिंग ज़्यादा जनरलाइजेबल हो सके। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि सर्वे रिस्पॉन्सेस और टेस्ट को इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। आप सर्वे रिस्पॉन्सेस और टेस्ट स्कोर को इकट्ठा करेंगे और फिर उन्हें एनालाइज करेंगे ताकि कोई पैटर्न या डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। एथिक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स की प्राइवेसी का ध्यान रखना। यानी रिसर्च प्रोसेस में स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है या रखा जाएगा और उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान किया जाएगा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, रिपोर्ट। और रिपोर्ट मतलब फाइंडिंग्स का लेखन। अंत में आप अपने फाइंडिंग्स को एक रिपोर्ट में लिखेंगे जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि क्या ऑनलाइन लर्निंग ने मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला नहीं डाला है करके, यानी कोई सकारात्मक प्रभाव डाला नहीं डाला है करके। इस तरह के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का जवाब इफेक्टिवली और सिस्टमैटिकली ढंग से ढूंढ सकते हैं और अपने फाइंडिंग्स को वैलिड और क्रेडिबल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो एट द एंड हम ये बात करते हैं, अंत में जो हम ये बात करते हैं कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि शोध पद्धति किसी भी सफल रिसर्च प्रोजेक्ट की बैकबोन होती है एक टाइप से, यानी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन होती है। ये आपको वो सारे टूल्स और टेक्निक्स प्रदान करती है जो एक रिसर्च प्रश्न को क्या करता है, ये विश्वासित तरीके से समझने और उस पर मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए जरूरी होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार जो हमने पढ़ा है पीछे, हमने जो देखा है उसको एक समराइज कर देते हैं एक नॉर्मल फॉर्म में। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा, सिस्टमैटिक अप्रोच देखा था, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिससे रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। इसमें हम बात कर लेते हैं लायबिलिटी एंड वैलिडिटी की। तो सही मेथोडोलॉजी का यूज करके आप अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को रिलायबल और वैलिड बना सकते हैं, जो कि रिसर्च की क्रेडिबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, ये सुनिश्चित करता है कि रिसर्च एथिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार की जाए जिससे पार्टिसिपेंट्स के अधिकार और वेलबींग का ख्याल रखा जा सके। कंपेरेबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड मेथड्स का यूज करने से आपका रिसर्च को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है और फाइंडिंग्स को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जा सकता है। तीसरा हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, यानी कि अच्छी तरह से की गई मेथोडोलॉजी से आपके रिसर्च का कंट्रीब्यूशन एकेडमिक्स और प्रोफेशनल फील्ड्स में बढ़ जाता है।
कि आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है एक तरीके से। तो अच्छी तरह से किया गया, तो मेथोडोलॉजी अगर आप यूज़ करेंगे अच्छी तरीके से, तो आपके रिसर्च का कंट्रीब्यूशन है, वो एकेडमिक और प्रोफेशनल फील्ड में बढ़ जाएगा। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट यानी कि किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सही रिसर्च मेथोडोलॉजी का चयन और उसका पालन करना अत्यंत ज़रूरी होता है। ये आपके रिसर्च को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है और इससे आपके काम की क्वालिटी और इम्पैक्ट दोनों बढ़ जाते हैं। तो ये हमने आज को देखा कि ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। तो आगे क्या करूँगा मैं इस प्लेलिस्ट में और भी इस तरह के क्वेश्चंस लाऊँगा, इस तरीके से मैं टॉपिक्स लाऊँगा मैं और इस पूरे प्लेलिस्ट में हम ये देखेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है और हम आगे चल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो हमारे किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं, वहाँ पे काम आए हमारे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहें। मैं मिलूँगा आपको अपने नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के स्टे ट्यून्ड और टेक केयर। थैंक यू।